बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑर्डर के साथ मैं हूं वली जमशेद और आज हम क्लास 10th का जो है केमिकल इक्विलिब्रियम का 22 लेक्चर करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैं केमिकल इक्विलिब्रियम के कंप्लीट जो एक चैप्टर था उसको वन शॉट के अंदर उसके जितने भी कंसेप्ट थे वो बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ये आपको आई बटन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके वो वीडियो वॉच कर लें। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम जो कि केमिस्ट्री 10th का फर्स्ट चैप्टर है, इसका ये लास्ट वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, अब ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट, सारे शॉर्ट क्वेश्चन, एवरीथिंग हम पढ़ चुके हैं। कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं हो जो बाकी रहा हो। लेकिन आज हम इस लास्ट वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। उसके साथ साथ 10 इंपॉर्टेंट क्या करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, और 4 to 5 जो हैं लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करेंगे। इस चीज़ का मकसद ये है ताकि जो कुछ हमने पढ़ा है या जो कुछ हमने समझा है उसका रिलेशन करना अपने उस बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ जो हमसे लिया जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ जो एमसीक्यूज़ करूँगा ये मेरे अपने तरफ से सेल्फ मेड नहीं है, ये सारे वो एमसीक्यूज़ हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। और इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन भी वो हम करेंगे। तो हम ज़रा रिलेट करेंगे कि हमने जो कंसेप्ट हासिल किए हैं क्या उनसे आसानी के साथ एमसीक्यूज़ को हल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, बगैर वक्त के ज़िया के हम शुरू करते हैं 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, जो कि ये सारे एमसीक्यूज़ बोर्ड में आ चुके हैं। तो अभी हम फर्स्ट 6 जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो स्टूडेंट्स, इन एमसीक्यूज़ को अगर आप गौर से पढ़ते हैं, इनकी स्टेटमेंट को, और अगर आप इस काबिल हो जाते हैं कि ये एमसीक्यूज़ आप आसानी से कर सकते हो, तो यकीन मानिए आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। बस ये आपके जहन में हो कि ये जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ये सारे के सारे बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही आसान है। जो कंसेप्ट हमने सीखा है अगर वो आपके जहन में है तो आप आसानी के साथ इनको विद इन फ्यू सेकंड कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 12 एमसीक्यूज़ आते हैं और जो हमने इसको करने होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है, द कलर ऑफ आयोडीन इज़। ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। पहले हमसे पूछ रहे हैं ब्लैक होता है, येलो होता है, पर्पल है या और कौन सा ग्रीन है। तो मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। यहाँ पर ये यहाँ लिख देते हैं, आयोडीन और हाइड्रोजन और आयोडीन का जब रिएक्शन हुआ था तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन था और क्या बना था, 2HI बना था। ठीक है, और हमें पता था कि आयोडीन का कलर कौन सा होता है, पर्पल कलर होता है आयोडीन का। और जब भी वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है, अब उसी आयोडीन जिसका कलर पर्पल था उसके साथ मिलने के बाद उसका कलर क्या हो जाता है, ख़त्म। तो सिंपल क्या हो जाता है, कलरलेस। तो यहाँ से जो एमसीक्यूज़ याद रखने आपने, तो हाइड्रोजन आयोडाइड का कलर कौन सा है, कलरलेस है। जबकि सिंपल आयोडीन अलग जब हो तो तब कौन सा होता है, पर्पल होता है। तो इसी से देखो ना, ये जो एमसीक्यूज़ हैं लाजमी नहीं है कि ये सेम टू सेम है। आप एमसीक्यूज़ इनको रट्टा लगा लें, इनको समझ लें और आप कहें कि जो है एमसीक्यूज़ इन्हीं में से आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनका सिर्फ मकसद ये है कि ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो या तो इन्हीं में से आएगा, ठीक है, या इसी तरह से रिलेटेड होंगे। एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जा सकते हैं। मतलब इस टाइप से बढ़कर कोई ऐसी टाइप नहीं बची जिनमें से एमसीक्यूज़ आएंगे। तो द कलर ऑफ आयोडीन देखें, अब मे बी मैंने एमसीक्यूज़ ये बताया कलर ऑफ आयोडीन, वो पूछ सकता था कलर ऑफ HI हाइड्रोजन आयोडाइड कौन सा है। सो इसका सिंपल कौन सा है, पर्पल है। तो पहला है ब्लैक है, येलो है, पर्पल है या ग्रीन। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसका क्लियर आपने याद रखना है, पर्पल है। तो अब आपने इसे क्या सीखा, आपने ये सीखा कि मे बी आपसे इस तरह से रिलेटेड पूछा जा सकता है। शायद वो आपसे पूछ लें द कलर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज़। यहाँ एमसीक्यूज़ कलरलेस भी होगा, साथ पर्पल भी होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये इन देखना बस पर्पल जहाँ लिखा होगा उसको टिक कर दें। पहले आप स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझें। सो ये कंसेप्ट था, इस चीज़ को समझिए ज़रा, रट्टा नहीं लगाना इसको। उसके बाद द यूनिट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, जिसका दूसरा नेम एक्टिव क्या होता है, एक्टिव मैस होता है। ठीक है, एक्टिव मैस को मोलर कंसंट्रेशन भी हम क्या कर देते हैं, बोल देते हैं। अगर आपसे पूछें द यूनिट ऑफ एक्टिव मैस या द यूनिट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, तो एक ही बात है। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि इसको किससे, एक्टिव मैस को हम बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट से ज़ाहिर करते हैं और ये किसके बराबर होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसके बराबर होता है। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम, एक्टिव मैस भी इसी को बोल देते हैं और इसी को हम क्या बोल देते हैं, मोलर कंसंट्रेशन भी
बोल देते हैं। तो मोलर कंसंट्रेशन और एक्टिव मास इसी को बोलते हैं, जिसको स्क्वायर ब्रैकेट से शो किया जाता है, और उसका यूनिट कौन सा है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये यूनिट क्यों है, ये मैंने आपको बोला था कि कुछ चीज़ों को मेजर करने के लिए, जैसे कि आपने 9th में पढ़ा होगा, मोलैरिटी की टर्म में इनको मेजर किया जाता है, इस वजह से उसको मोल पर डेसीमीटर क्यूब बोलते हैं। तो यूनिट है एक तरह से, इसको डिस्क्राइब करने का यूनिट है, जैसे कि मास का यूनिट किलोग्राम होता है, तो बिल्कुल ऐसे ही। अब आपसे मे बी वो ऐसे पूछ रहे हैं द यूनिट ऑफ एक्टिव मास इज, तो द यूनिट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन इज, देखें मोल DM-2, मतलब गलत MCQ आपको क्लियर बताएगा कि मैं गलत हूँ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मकसद आपने एलिमिनेट करना है। उसके बाद मोल DM-1, ये -3 है, ये +3 है कंफ्यूज करने के लिए, और कौन सा है मोल DM-3, तो ये आपके पास इसका क्या है, आंसर है। तो मतलब ये सारा वही MCQs हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अपने कंसेप्ट को अगर आप जहन में रखेंगे तो आसानी के साथ किसी भी तरह से घुमा कर दे दें, किसी भी तरह से चेक करें, जब आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, उनको जवाब दे सकते हैं। थर्ड आपके बाद द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc डिपेंड्स ऑन, ये आपकी सिंपल बुक की लाइन है, और इसके ऊपर मेरी एक वीडियो मौजूद है कि वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो उसको पहले वॉच कर लें, उसकी वजह है सारी। सो सिंपल लाइन है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि प्रेशर, कंसंट्रेशन और डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, इक्विलिब्रियम ज़रूर चेंज होता है, बदल जाता है, लेकिन Kc जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये वो कांस्टेंट होता है जो सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम के वक्त होता है, उसको क्या बोलते हैं, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के साथ क्या होता है, चेंज होता है। तो ये बहुत अहम पॉइंट है, इसे आप जहन में रखिएगा। नेक्स्ट, ये सिंपल बुक की लाइन भी है, द रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफ़, मतलब वो कहता है रिएक्शन लेफ़्ट टू राइट मतलब फॉरवर्ड कब जाएगा, बात को समझिए। अब लेफ़्ट टू राइट कौन सा रिएक्शन होता है, ज़रा जहन में लें। जब ये वाला सामने है, ये लेफ़्ट है, ये राइट है, तो लेफ़्ट टू राइट दूसरे लफ्ज़ों में कौन सा होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, बात को समझिए। तो कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ रहे थे रिएक्शन विच गोज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, मतलब दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप सोचें तो लेफ़्ट राइट कौन सा जाता है, फॉरवर्ड जाता है। तो सिंपल वो पूछ रहे हैं द रिएक्शन जो फॉरवर्ड की तरफ जाता है कब जाता है, जब QC और KC बराबर हों। ये उसमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में आपने पढ़ा है, तो ऑफ कोर्स ये गलत है, ये तो इक्विलिब्रियम के ऊपर होता है। क्या QC बड़ा हो KC से तब आपके पास फॉरवर्ड में जाएगा, एक पॉइंट ये है, या QC छोटा हो KC से तब जाएगा, या QC की वैल्यू 0 के बराबर हो। देखो इन 4 MCQs को देखने से एक बात तो क्लियर हो गई, हमने इस तरह का कोई भी सीन नहीं पढ़ा कि QC 0 के बराबर हो तो डायरेक्शन ऐसी होगी। तो QC की वैल्यू हमने इस तरीके से नहीं देखी, तो D का तो चांस है नहीं। अब बाकी बच जाते हैं ये 3। अब इक्वल वाला तो इक्विलिब्रियम के लिए होता है, तो फॉरवर्ड की तरफ जो जा रहा है लेफ़्ट टू राइट फॉरवर्ड, तो उसके लिए क्या होता है, QC अगर बड़ा हो KC से वो तो रिवर्स में आ रहा होता है। इसकी मैंने आपको मिसाल दी थी कि वो जो 57 था और 8 था, सॉरी 57 और मान लीजिए आपके पास 80 था और कौन सा 8 है, तो अगर QC की वैल्यू बड़ी हो तो रिएक्शन किस में आएगा, रिवर्स में, और QC की वैल्यू अगर छोटी हो तो इक्विलिब्रियम हासिल करने कहाँ पर जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ। तो याद रखें, ये मैं चीज़ें समझा चुका हूँ। जब ये वाला सीन होता है ना, QC इज़ स्मॉलर देन KC, तब रिएक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो फॉरवर्ड होती है। क्या होती है, फॉरवर्ड। अगर फॉरवर्ड होती है तो ऑफ कोर्स वो लेफ़्ट टू राइट जा रहा होगा। अगर लेफ़्ट टू राइट है और फॉरवर्ड की तरफ है तो लेफ़्ट टू राइट और फॉरवर्ड तब ही होता है जब QC छोटा होगा KC से, तब वो फॉरवर्ड में जाता है। क्योंकि अगर QC बड़ा हो KC से तो डायरेक्शन उस वक्त क्या होता है, राइट टू लेफ़्ट उल्ट होता है, और क्या होता है वो हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन में होता है। तो ये बातें मैं समझा चुका हूँ। देखिए अब आपसे पेपर में अगर पूछा जाएगा ना, अगर आपके जहन में कंसेप्ट होगा, वो चाहे इसको चेंज कर दें, वो इसको कह दें राइट टू लेफ़्ट, तो आप इसको टिक कर देना। क्यों, राइट टू लेफ़्ट जो होता है वो रिवर्स होता है। रिवर्स कब होता है, जब QC बड़ा हो किससे, KC से। तो ये अपना दिमाग खुद यूज़ करना है। मैंने पहले बोला है कि ये वाले वो MCQs हैं, ये लाजमी नहीं है कि यही सेम टू सेम आप इनको रट्टा लगा लें और जाकर चले जाएं। नो, इसी चीज़ के लिए तो मैं ये सारा कुछ आपको समझा रहा हूँ, और बार बार मैं
समझने की जो है आपको जो है कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा पाऊँ। तो मेरा इन डेमो इन क्वेश्चंस का देने का मकसद ये है, एक तो ये वो वाले MCQs हैं जो बोर्ड में एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ओके। तो अब आपसे लाजमी नहीं है यही स्टेट में भी आ सकती है, लेकिन वो चेंज कर दें, मसलन राइट टू लेफ़्ट कह दें, तो ऐसा ना हो कि आपने हेटर लगाया उसको ऐसे टिक कर दें। नहीं, समझें, ज़रा सोचें, थोड़ा अपना दिमाग लगाएं और आसानी के साथ इनको आप कर सकते हो। इस तरह से रिलेटेड आपसे कुछ चेंज करके पूछ सकते हैं, तो आपने इस पूरी स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है और जिसका जो जवाब बनता है उसके ऊपर आपने क्या करना है, टिक करना है। अब जैसे कि नेक्स्ट है, ये मैंने समझाने के लिए आपको दोबारा लिखा है। देखिए कंडीशन वही है कि QC इज़ ग्रेटर देन क्या होता है अगर KC, फ़र्ज़ कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अब अगर आपके पास QC बड़ा हो KC से, अभी मैंने समझाया भी है, QC बड़ा हो किससे, KC से, तो रिएक्शन विल बी, इसका बिल्कुल उल्टा है समझाने के लिए। समझें तो अगर जिसको इस बात की समझ आ गई है तो और ऑफ कोर्स इसको भी समझ लेता है, क्योंकि आपको पता है डायरेक्शन की 3 केस हैं, या तो QC KC के बराबर हो, या QC बड़ा हो KC से, या QC छोटा हो KC से। इन 3 केस में से होगा, चौथा तो बनता ही नहीं है। अगर QC बड़ा है KC से तो रिएक्शन क्या आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम में होगा। ये तो है गलत, सीधा सीधा गलत है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है QC KC के बराबर होते तो तब इक्विलिब्रियम में होता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम चाहे जो भी हो, स्टैटिक हो डायनामिक हो, स्टैटिक तो बनता ही नहीं है ना किसी भी रिएक्शन के अंदर, यहाँ स्टैटिक बनता ही नहीं है। और इक्विलिब्रियम तो वैसे नहीं बनता क्योंकि QC बड़ा है, चाहे स्टैटिक हो या कोई और हो। उसके बाद क्या रिवर्स डायरेक्शन में होता है, इस पर थोड़ा सा जहन में आता है कि सोचा जाए क्या फॉरवर्ड में है। तो अब सोचना ये है कि जब हमने ये पढ़ रखा है QC बड़ा होगा KC से, ठीक है, QC आपके पास बड़ा हो अगर KC से, तो रिएक्शन मोस्टली किस में आता है, रिवर्स में आएगा, ठीक है। क्योंकि वो इक्विलिब्रियम, फॉर एग्जांपल मैंने KC मान लीजिए कि ये 57 KC की वैल्यू है, तो अगर वो 57 इक्विलिब्रियम के ऊपर रिएक्शन चाहता है कि मैं ख़ुद को क्या करूँ, स्टेबल कर सकूँ, अगर वो इक्विलिब्रियम के ऊपर आना चाहता है तो ऑफ कोर्स वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली वैल्यू हासिल करना चाहता है। अगर उसकी ज़्यादा है तो वो कम की तरफ आएगा। QC जब भी आपके पास KC से ज़्यादा हो, समझ जाना कि रिएक्शन आपके पास किस में आ रहा है, रिवर्स में आ रहा है। किस में आ रहा है, रिवर्स में आ रहा है। क्यों? क्योंकि रिवर्स में आके वो KC की वैल्यू क्या करेगा, बराबर करेगा, ताकि इक्विलिब्रियम को क्या करे, हासिल कर सके। क्योंकि किसी भी रिएक्शन की ये कंडीशन हो या ये हो, उसका मेन मकसद होता है इक्विलिब्रियम को हासिल करना। अगर इक्विलिब्रियम जो है QC छोटा है और KC से, तो वो फॉरवर्ड की तरफ जाकर इक्विलिब्रियम हासिल करेगा, और अगर QC बड़ा है KC से तो वो रिवर्स में लाकर मकसद इक्विलिब्रियम हासिल करना है। 8 से 57 जाओ या 80 से 57 हो, मकसद इक्विलिब्रियम हासिल करना ही होता है। QC बड़ा हो KC से तो रिएक्शन रिवर्स में होता है, ये याद रखें। अब आपसे पेपर में कैसे पूछ सकते हैं, लाजमी नहीं कि वो ऐसे कह सकते हैं कि इफ़ QC स्मॉलर देन KC तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड में है। देखिए क्वेश्चन एक है, अब ये इसको देखें, इनको रिलेट करें तो बात वही QC और KC की हो रही है। अगर आप इन चीज़ों को समझें तो आप इनको आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। ओके हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है 6 MCQs फॉर द रिएक्शन H2 + I2 इट गिव्स अस 2HI। इसका हमसे क्या पूछ रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, यानी कि सिंपल KC का एक्सप्रेशन बताना है। और हमने KC का एक्सप्रेशन पढ़ रखा है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और क्या होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और अगर उनके मोल हों तो वो उनकी क्या बन जाते हैं, यहाँ पर उनकी पावर बन जाते हैं। तो रिएक्शन हमारे सामने है, ये H2 है, ये I2 है और 2HI है। इसके ये तो नीचे वाले एटम होते हैं ना, इनके फ्रंट पे देखा करो, फ्रंट पे कुछ है नहीं है बल्कि एक एक एटम है, और इसके फ्रंट पे क्या है, 2 है। इसका मतलब है प्रोडक्ट 2 मोल हैं और रिएक्टेंट ये इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, ये भी कौन से हैं, 2 मोल हैं, ठीक है। तो ओवरऑल सिंपल अगर आप देखें तो KC के एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट है। इस रिएक्शन के मुताबिक प्रोडक्ट कौन से हैं, HI है। तो HI की कंसंट्रेशन बटा कौन सी है, ये प्रोडक्ट हो गए, और उसकी मोल उसकी क्या बन जाते हैं, पावर बन जाएंगे। और साथ में क्या आएगा, H2 की कंसंट्रेशन और I2 की ये वैसे का वैसे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके मोल 1 है, तो 1 ऊपर लिखे ना लिखे कोई मसला नहीं। तो पहली बात तो यहाँ पर यह भाईजान कि KC का एक्सप्रेशन वो वाला ठीक होगा जिसके प्रोडक्ट्स ऊपर ऊपर होंगे न्यूमरेटर में, ठीक है।
और रिएक्टेंट क्या होंगे, डिनोमिनेटर में होंगे। तो आप ज़रा इसको देखें, क्या ये इसके साथ सेम है? आपको अगर सेम लग रहा है तो इसका जवाब यही होगा, लेकिन याद रखिए पहले को देखकर जवाब टिक मत कीजिए, आप एक नज़र सब MCQs को देख लिया करें। H2 + I2 ये तो वैसे गलत है। इन्होंने हालांकि प्रोडक्ट आपके पास न्यूमरेटर में शुमार कुनिंदा में होता है, इन्होंने रिएक्टेंट को लिख दिया, तो भाईजान ये तो सीधा सीधा क्या हो गया, गलत, ये तो बन ही नहीं सकता। अच्छा उसके बाद HI की कैसे, ये ठीक है, प्रोडक्ट की उनके मोल हैं, स्क्वायर हो गया। यहाँ पर ये 1 मोल थे, देख रहे हैं 1 तो इन्होंने क्या किया, उनके एटम की तादाद को पावर नहीं बनाते, इन्होंने एटम की तादाद इसके 2 को निकाल के ऊपर लिख दिया, इसके 2 को वैसे रहने दिया। तो भाईजान यहाँ से आप यहाँ गड़बड़ की है, तो ये भी यहाँ पर क्या हो गया, गलत। उसके बाद ये तो वैसे गलत है, इन्होंने रिएक्टेंट को फिर क्या लिख दिया ऊपर। तो देखिए आपको क्लियर पता चलेगा कि कौन सा इसका क्या आंसर ठीक है। तो HI की कंसंट्रेशन का स्क्वायर बटा क्या है, H2 और कौन सा है, I2। तो ये आपके पास है, बिल्कुल इसके साथ मैच कर रहा है, रिएक्शन भी ये है। सो हमारे पास KC का एक्सप्रेशन यही बनता है। अब आपसे पेपर में वो शायद किसी और रिएक्शन को लिख कर देंगे, तो चाहे कोई भी रिएक्शन दे दें, आपसे अगर पूछ लिया KC का एक्सप्रेशन तो इस तरीके से आपने बताना, ये आपको मैंने सिखा दिया। तो ये वो वाले 6 MCQs थे जो आपके बोर्ड में आ चुके हैं, इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, आपको पता चल चुका होगा कि किस किस तरीके से आपको वो कंफ्यूज करेंगे। लेकिन आई नो कि आपके कंसेप्ट जो हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपने सारी वीडियोस जो है वॉच कर ली हैं। आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन दे दें, आप हर तरीके से उसको हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका MCQ नंबर 7 है कि व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ साइड्स आर इक्वल। बात को समझिएगा, दोनों साइड्स पर इक्वल हैं, मीन टू से वही रिएक्टेंट और क्या है, प्रोडक्ट आपके पास इक्वल हैं, इक्वल मोल में है इन अ रिएक्शन, देन द यूनिट ऑफ KC विल बी। अब यूनिट ऑफ KC कहाँ से, ये MCQ है जो KC का यूनिट मालूम करने का टॉपिक था, वहाँ से है KC एंड इट्स यूनिट्स। तो KC के यूनिट के बारे में हमने ये जान रखा है कि KC का यूनिट तब बनता है जब आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल ना बराबर ना हो। अगर इक्वल आ जाते हैं एक दूसरे के साथ, क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाते हैं, किसी तरह का कोई मोल भी नहीं बनता। जैसा कि मैं जनरली यहाँ समझाने के लिए एग्जांपल देता रहूँगा आपको यहाँ पर कि H2I2 क्या है, 2HI है। इस साइड पर कितने मोल हैं, 2। इस साइड पर कितने हैं, 1 है, हाइड्रोजन का है, 1 इसका है, तो ओवरऑल कितने हो गए, 2। तो अगर आप इनका KC बनाकर भी देखें ना, KC बनाकर देखें तो HI की कंसंट्रेशन ऊपर भी 2 है, इस तरह से H2 की कंसंट्रेशन और कौन सा I2 की जे नीचे भी 2 हैं। तो ये सारे इनके कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर के ऊपर 2 हैं, नीचे भी क्या हैं, 2, सारे कट जाएंगे, कोई यूनिट भी नहीं बचेगा। तो आपने सिंपल मोल को चेक करना है, अगर बराबर हैं तो कोई भी यूनिट नहीं होगा, अगर बराबर नहीं है तो फिर कोई ना कोई यूनिट उसका निकलेगा। वो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने वो बताया हुआ है आपको। तो यूनिट ऑफ KC वो क्लियर बता रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब है कुछ सीन इस तरीके से, अगर इक्वल हैं तो फिर उसका हर एक कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। तो फिर दोनों साइड के बराबर हैं तो सारे एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो KC का कोई यूनिट भी नहीं बचेगा। सो पहला है, वैसे पढ़ लेते हैं सारे। नो यूनिट मोल -2dm6, मोल dm3, मोल -2dm। सो ऑफ कोर्स हमने पढ़ा है कोई यूनिट नहीं होता, तो नो यूनिट इज द आंसर। हाँ, इसकी जगह आपको अगर कोई और रिएक्शन दे देते, अमोनिया की तैयारी का रिएक्शन दे दें, किसी भी कोई भी रिएक्शन दे दें, तो आपने इस तरीके से उसका KC एक्सप्रेशन निकाल कर मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखना है। ये मैंने समझाया, उसको कट करके जो भी जवाब निकलता है वो आपने निकाल लेना है। नेक्स्ट कौन सा है, KC इज़ ऑलवेज इक्वल टू। KC किसके बराबर होता है, हमने लॉ ऑफ मैस सेक्शन में जब पढ़ा था कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स बराबर हुए थे और उनके कांस्टेंट क्या थे, कुछ इस तरीके का सीन बना था। तो हमने KF/KR ये 2 कांस्टेंट थे, उसको किसके बराबर किया था, KC के बराबर किया था। ये आपको लॉ ऑफ मैस सेक्शन में मैंने समझाया था। ये उसके कांस्टेंट, फॉरवर्ड का कांस्टेंट और रिवर्स के कांस्टेंट के एक रेशो जो होती है, उस चीज़ को हम बोलते हैं KC। सो KC इज़ ऑलवेज इक्वल टू, ना कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स। हाँ, KC के वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स इक्वल होते हैं, लेकिन वो इनकी रेशो नहीं होता। बात को समझिए, क्या रिवर्स और फॉरवर्ड की रेशो नहीं, फॉरवर्ड और रिवर्स की है। हाँ, ये तो ये नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, ये गलत लिखा हुआ है। सो हमारे पास क्या होता है,
रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और कौन सा है डिनोमिनेटर में रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो ये ठीक है, ये लॉ ऑफ मास सेक्शन में आपको मैंने समझाया था अच्छे तरीके से। तो देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड दे दी, हालांकि ये कांस्टेंट था फॉरवर्ड रिएक्शन का, तो मिक्स नहीं करना, तो इनको अपने अच्छे तरीके याद करें। उसके बाद 9th है द रिवर्सिबल रिएक्शन इज़ रिप्रेजेंटेड बाई। जो रिवर्सिबल रिएक्शन इसका मतलब है वो रिएक्शन जो दोनों फॉरवर्ड में भी जा सकते हैं रिवर्स में भी आ सकता है। तो फिर उसको एक एरो से तो ज़ाहिर नहीं करते, ये वैसे गलत, एक एरो की एक नोब ये भी गलत, इस तरीके से 2 एरो ये भी गलत होता है, ठीक है। सो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन एक एरो लगाकर ऊपर एक नोब ऐसे, दूसरा नीचे एरो लगाकर इस तरीके से, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन ठीक है। ये भी गलत है, हमने नहीं पढ़ी ना इसको पढ़ा है। हाँ, ये इरिवर्सिबल के लिए होता है जो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज़ डी। तो देखिए कितने आसान से एमसीक्यूज हैं। उसके बाद है व्हेन द वैल्यू ऑफ के सी की वैल्यू लार्ज हो तो द रिएक्शन मिक्सचर हैज़ मैक्सिमम। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, ये मैंने आपको पढ़ा है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, जो कि लास्ट टॉपिक है, के सी की इंपॉर्टेंस, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत है। हमने पढ़ा था जब के सी की वैल्यू लार्ज होती है तो रिएक्शन किसकी तरफ जाता है, फॉरवर्ड में। अगर फॉरवर्ड में जाएगा तो प्रोडक्ट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जो अगर प्रोडक्ट ज़्यादा है हमारे पास तो ऑफ कोर्स रिएक्टेंट थोड़े होंगे। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, हाँ एक और ये हमने पढ़ा के सी की वैल्यू स्मॉल होगी तो हमने बोला था रिएक्शन रिवर्स में आती है, इसका मतलब रिएक्टेंट ज़्यादा हैं। और के सी की अगर ना बड़ी हो ना छोटी हो तो इक्विलिब्रियम के ऊपर होता है, जितने रिएक्टेंट है उतने क्या है प्रोडक्ट है। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के 3 हमने पॉइंट पढ़ रखे थे। ये पहला पॉइंट है के सी की वैल्यू लार्ज हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाता है। अगर फॉरवर्ड में जाएगा तो मैक्सिमम अमाउंट में रिएक्शन जब फॉरवर्ड में जाएगा तो क्या होते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। सो रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे, प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, या दोनों बराबर होंगे या इक्विलिब्रियम के ऊपर होंगे। तो ऑफ कोर्स जब फॉरवर्ड में जाएगा तो हमारे पास क्या होंगे, प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा होंगे, रिएक्टेंट क्या होंगे, थोड़े होंगे। अगर के सी की, अगर आपसे चेंज करके एमसीक्यूज कैसे पूछेंगे, मे भी आपसे कह दें कि के सी की वैल्यू अगर वेरी स्मॉल हो तो तब क्या होगा, तो वेरी स्मॉल होगा तो रिएक्शन रिवर्स में आता है। और अगर रिएक्शन रिवर्स में आता है तो क्या होता है, रिएक्टेंट ज़्यादा होते हैं, प्रोडक्ट कम होते हैं, फिर आप इसको टिक करते। लेकिन के सी की वैल्यू लार्ज है और आपसे ये भी पूछ रहे हैं, इसको भी नोटिस करना है कि मैक्सिमम पूछ रहे हैं या मिनिमम पूछ रहे हैं। अगर वो मैक्सिमम मतलब ज़्यादा मिकदार में कौन है तो आपके पास क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। इनको मैंने बड़ी तफसील के साथ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में समझाया हुआ है। बोथ आर इक्वल तो तब होगा ना जब के सी की वैल्यू ना बड़ी हो ना छोटी हो, इक्विलिब्रियम और ये दोनों बातें मिलती जुलती हैं, तो ये तो दोनों हो ही नहीं सकते। आई होप आपको इन एमसीक्यूज़ में किसी भी तरह की कोई जो है कन्फ्यूजन नहीं होगी। बस मेरी छोटी सी गुजारिश है, आपने इन एमसीक्यूज़ को सिर्फ समझना है और समझ कर अपने कंसेप्ट को जहन में रखकर, अगर आपको ये समझ आ चुके हैं तो इनको अगर आप समझ लेते हैं तो इनका फ़ायदा ये होगा कि इन एमसीक्यूज़ को जहन में रखकर, अपने कंसेप्ट को जहन में रखकर, किसी भी तरह का आपके एमसीक्यूज़ में ट्विस्ट वो ला देना तो आप हर एमसीक्यूज़ को आसानी के साथ टैकल कर सकते हैं। तो आपको आई होप इनमें किसी भी तरह की कन्फ्यूजन नहीं होगी और मैंने प्रैक्टिस भी करवा दिया है। तो अब आपका इस चैप्टर में से किसी भी तरह का कोई एमसीक्यूज़ भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक कोई भी ऐसी बात नहीं है कोई जो हमने छोड़ दी हो। हाँ, अगर अब भी गलत होगा पेपर में इस चैप्टर में से एमसीक्यूज़ तो इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं है। तो फाइनली स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के जो टॉप 10 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। या तो मोस्टली इन्हीं में से ही आएंगे या अगर पूछ लिए गए तो इनसे रिलेटेड होंगे, क्योंकि आपके चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं या तो यही बनते हैं या इनको थोड़ा सा ना मॉडिफाई करके या इनको थोड़ा सा ट्विस्टेड चेंज करके आपसे पूछा जाता है। बाकी मेन जो कंसेप्ट है इन शॉर्ट क्वेश्चंस का वो भी वही होगा। अगर इनको चेंज करके आपसे पूछा जाए तो भी कंसेप्ट वही होगा। तो हम जल्दी से इनको देख लेते हैं। इनको मैं समझा चुका हूँ, जस्ट मैं यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन बता दूँगा और ये मैंने बारह इनको डिस्कस किया और आपकी बुक के अंदर ये मौजूद है, वहाँ पर अगर देखना चाहे तो। सिंपल क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये मैंने वीडियो में भी इसका पूरा टेबल लिखा था, आपकी बुक में भी इसको जो है आप देखें तो वहाँ पर आपको इसका डिफरेंस मिल जाएगा। तो सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। मैक्रोस्कोपिक का मतलब कौन सी जो अहम प्रॉपर्टीज़ हैं
देखिए, अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वो मुख्तलिफ बार चेंज किया जाता है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि सिर्फ अब ना दो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम की बताओ, कभी ये शार्ट क्वेश्चन होता है। कभी बताते हैं कि 2 मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ बताओ फॉरवर्ड रिएक्शन की, या तो ये पूछेंगे जो फॉरवर्ड रिएक्शन का टेबल है मतलब उसकी 2 खसूसियत वहाँ से निकाल लें, या फिर रिवर्स रिएक्शन के बारे में पूछा जाता है। सो आपसे ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। ऐसे तीनों को इकट्ठे नहीं पूछेंगे, या तो इसका पूछ लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे, या इसकी 2 लिखेंगे, या उसकी लिखेंगे, वो उन पे डिपेंड करता है। बहरहाल इन जो है 3 में से पॉसिबल है कि किसी एक का पूछा जा सकता है आपसे। अहम क्वेश्चन है जो अक्सर बार आ चुका है, और ये जितने के जितने क्वेश्चन हैं ये सारे बोर्ड के अंदर आ चुके हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। सो आप ज़रा ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बहुत आसान है, शुरुआत में भी आपकी बुक में दिया गया और मैंने भी समझाया था रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या फ़र्क होता है। एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। कभी केमिकल इक्विलिब्रियम का पूछ रहे हैं, कभी डायनामिक इक्विलिब्रियम का, तो आपकी बुक में क्लियर इसकी डेफिनेशन मौजूद है। मैंने भी अपने लेक्चर्स में बहुत अच्छे तरीके से समझाया, तो आप देख सकते हैं। फिफ्थ है डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन, बहुत आसान है, तो ये बुक में डेफिनेशन आपकी मौजूद है। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको आप सिंपल केसी भी बोलते हैं। या तो कंफ्यूज करने के लिए कि ऐसे पूछ लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, या फिर सिंपल कहते हैं कि व्हाट इज़ केसी। तो ये पूछें या ये पूछें, बात एक ही है। सो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है जो सिंपल आप इसको कर सकते हैं। डिफाइन द एक्टिव मास, एक्टिव मास क्या होता है, इसी का दूसरा नाम स्टूडेंट्स होता है मोलर कंसंट्रेशन। भी अगर आपसे पूछ रहे तो बात एक ही होगी, मोलर कंसंट्रेशन। अच्छा, इसके यूनिट्स क्या हैं, इसके यूनिट्स हमारे पास क्या होते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है, हमें पता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करता है एक्टिव मास को, रिप्रेजेंट क्या बड़ी स्क्वायर 2 ब्रैकेट से हम क्या है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत आसान से हैं। कभी कभी सिंपल ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाउ एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड, तो आप बता सकते हो एक्टिव मास क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख दें, फिर उसके यूनिट बता दें, इसी को मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो यही क्वेश्चन है इस चैप्टर के हैं मैम। उसके बाद व्हाट रिप्रेजेंट्स, अगर आपके पास केसी की लार्ज वैल्यू हो तो रिएक्शन के बारे में आपका क्या कहना है। तो ऑफ कोर्स अगर आपके पास केसी की लार्ज वैल्यू हो, ठीक है, अगर आप डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के सेंस में देखें तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, और अगर आप एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में देखें तो रिएक्शन में प्रोडक्ट ही क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे। तो आप दोनों बातें बता सकते हैं, रिएक्शन तो फॉरवर्ड में जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट ही क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे। कब, जब केसी की वैल्यू लार्ज हो। मे बी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेंगे केसी की वैल्यू क्या स्मॉल हो तो तब क्या होगा। 9th क्वेश्चन है व्हाट हैपन इन रिएक्शन व्हेन क्यूसी इज इक्वल टू केसी। आपको पता है जब क्यूसी केसी के बराबर हो तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम के ऊपर होता है। तो इसके 2 बातें हैं, आप इसको दोनों लिहाज से बता दें, डायरेक्शन के लिहाज से भी बता दें और एक्सटेंट के लिहाज से भी बता दें। तो मोस्टली ये आपके पास डायरेक्शन के लिहाज से जब भी क्यूसी केसी के बराबर होते इसका मतलब है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों इक्वल रेट के ऊपर हो रहे हैं। ऑलमोस्ट रिएक्टेंट जितने मौजूद हैं उतने ही क्या हैं, प्रोडक्ट मौजूद है। तो अच्छी मिकदार में प्रोडक्ट भी क्या हैं, मौजूद हैं। तो ये आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है मैंने काफ़ी बार करवा भी चुका हूँ, सेल्फ टेस्ट में भी थे, एक्सरसाइज में भी थे, और आपकी बुक पर क्लियर लिखा हुआ है कि क्यूसी केसी के बराबर हो तो उसका क्या मतलब होगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन में से है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ, जो आपके पास है, हाँ, कि व्हाट इज़ द यूनिट एंड केसी। 2 बातें, एक तो यूनिट भी बताओ, दूसरा केसी एक्सप्रेशन भी बताओ, किसका, इस रिएक्शन का, कौन सा, N2 + 3H2 इट गिव्स अस 2NH3। जिसका सिंपल केसी एक्सप्रेशन में बता देता हूँ। केसी एक्सप्रेशन क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होता है, अमोनिया NH3, ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, जो है इसकी मोल फ्रंट पे जो इसकी पावर बन जाएगा, और N2 आपके पास रिएक्टेंट नीचे होते हैं, और H2 इस तरीके से, और उसके फ्रंट पे मोल, इसका तो 1 लिखा नहीं जाता, इसकी कितने होंगे 3। तो ये इसका केसी एक्सप्रेशन है। और इनके यूनिट कैसे निकालेंगे, ऊपर 2 हैं नीचे 3, और इसकी कितने हो गए टोटल कंसंट्रेशन 4। तो मतलब 2/4 कट गए तो 1/2। इसका मतलब है नीचे 2 कंसंट्रेशन मौजूद हैं। अगर नीचे 2 कंसंट्रेशन मौजूद हैं स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ इस तरीके से है, मोल पर dm³ इस तरीके से। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये कितना होगा, 1 मोल स्क्वायर
Dm-6 जब ऊपर आएगा तो क्या आएगा, मोल -2 Dm+6, तो ये इसका क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा। ये मैंने आपको समझाया हुआ है, ये मैंने सिर्फ फर्जी समझाने के लिए आपको दोबारा से लिख दिया है। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएँ, और ये 12 बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, इन MCQs जो मैंने अभी करवाए उनको ज़रा एक कंसेप्ट लें, उनका कंसेप्ट कौन सा है, शॉर्ट क्वेश्चन को समझें। इस तरह के क्वेश्चन और MCQs अगर आप कर लेते हैं तो इसका मतलब है आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपने जो भी वीडियोस देखे उनका जो है मुकम्मल आपने फ़ायदा उठाया है। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसके टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर 1 है। स्टूडेंट्स, इस इम्पॉर्टेंट टॉप 5 का मकसद ये होता है कि ये वो वाले क्वेश्चन हैं, ये बोर्ड के जो पेपर्स हैं उसमें 12 पूछे गए हैं। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आपके पेपर में इन्हीं 5 क्वेश्चन में से आएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। तो करने सारे हैं, लेकिन इनको ज़रा ज़्यादा गौर के साथ देख लीजिएगा और इनको ज़रा समझ के पढ़िएगा। सो इम्पॉर्टेंट जो 12 पेपर में पूछे गए हैं उसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन ये है कि राइट डाउन द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। कभी डायनामिक इक्विलिब्रियम की पूछ लेते हैं, कभी फॉरवर्ड और रिवर्स की पूछ लेते हैं, तो आपने दोनों को देख लेना है। कभी डायनामिक इक्विलिब्रियम की या फॉरवर्ड की, ये दोनों पेपर में अक्सर आते रहते हैं। उसके बाद सेकंड है स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन, मतलब केसी का एक्सप्रेशन किसी भी जनरल रिएक्शन के लिए निकालना है, जो कि पार्ट 2 में है। 1 भी पूछ लेते हैं, तो ये आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद जो डिराइव द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि सिंपल केसी का एक्सप्रेशन निकालना है। कोई रिएक्शन दे देंगे, उसका आपने केसी का एक्सप्रेशन निकालना है। तो प्रोडक्ट्स आपके पास क्या होते हैं, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो आपने इस फार्मूला से किसी भी रिएक्शन का केसी का एक्सप्रेशन डायरेक्ट बताना नहीं है, डिराइव करना है। ठीक है, तो ये सेल्फ टेस्ट के अंदर भी और एक्सरसाइज में आई थिंक आया था कि अमोनिया का केसी का एक्सप्रेशन निकाला था। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उस क्वेश्चन को मैंने कैसे हल किया है। तो इसका मुकम्मल रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स लिखना है, फिर उनको बराबर करना है, ये मुकम्मल इस तरीके से करना है। तो या तो एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी बुक में ये मशहूर हैं, इन्हीं में से चांसेस आ जाता है, लेकिन कोई भी रिएक्शन आपको दिया जा सकता है। आपको मेन बात यह है कि उसको डिराइव करने का मेथड आना चाहिए। फोर्थ है हाउ द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्ट, केसी की वैल्यू। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ केसी का टॉपिक से आपसे एमसीक्यू जो है लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी पूछ सकते हैं, तो मोस्टली डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन ज़्यादा देखने को मिला है। तो ये केसी की इम्पॉर्टेंस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत के टॉपिक में से आया हुआ है। फिफ्थ हमारे पास है डिफरेंट रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, ये पहला है, और उसमें आपके पास जो हाइड्रोजन और आयोडीन वगैरह की एग्जांपल दी गई है, और कैल्शियम कार्बोनेट की है वो रिवर्सिबल की है, इरिवर्सिबल की वाटर की दी गई है। तो ये वो इम्पॉर्टेंट 4 से 5 जो है लॉन्ग क्वेश्चन है जो अक्सर बार देखने को मिले हैं कि ये पेपर्स में आते रहते हैं। तो आई होप आपको इस चैप्टर में अब किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। मैंने आपको सारे टॉपिक करवा दिए, उसके सेल्फ टेस्ट करा दिए, सॉल्व्ड एक्सरसाइज करा दिए, उसके शॉर्ट क्वेश्चन करवा दिए, न्यूमेरिकल्स करवा दिए। पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का 1 शॉट एक ही वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर का कंसेप्ट भी दे दिया। टॉप 10 जो MCQs, टॉप 10 शॉर्ट क्वेश्चन, टॉप 5 लॉन्ग क्वेश्चन, एवरीथिंग बता दिया। आई होप आपको इस चैप्टर में अब किसी भी तरह का कोई मसला होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत के साथ आपको पढ़ाया है। अब अगर आपको इनमें समझ नहीं आई तो फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि इसका क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 होगा। तो तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।